Hello student, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College गंगापुर सिटी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जनरल इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन होती हैं। जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उन्हें पीरियड कहते हैं। पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पहले और दूसरे ग्रुप में एस ब्लॉक को रखा गया है, तीसरे से और 12वें ग्रुप में डी ब्लॉक को रखा गया है और 13 से 18 में पी ब्लॉक को रखा गया है। और इसके नीचे ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हैं इनमें एफ ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। इनका SPDF नाम ही क्यों दिया गया? इसमें हम देखते हैं कि जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो पता चलता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक कहा गया है। इसी प्रकार डी ब्लॉक को देखते हैं तो डी ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में भरा जाता है और पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरा जाता है। इसी प्रकार जब एफ ब्लॉक और एलिमेंट की स्टडी हम करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है। अब स्टडी करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। संक्रमण क्यों कहा गया है? एक तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा गया है। ऐसे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ऐसे तत्व जो अपनी सामान्य या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में इनकम्प्लीट अपूर्ण डी कक्षक रखते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में या सामान्य अवस्था में, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में और सामान्य अवस्था में इनकम्प्लीट डी कक्षक रखते हैं, एकदम कंप्लीट भी नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो वो संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में संक्रमण श्रेणियों के रूप में रखे गए हैं। जैसे 4 संक्रमण श्रेणियाँ हैं: 3D प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D तृतीय संक्रमण श्रेणी और 6D चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसका मतलब है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाएगा। 3D यानी 3 यहाँ बाह्यतम कोश है 3D, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में 4D में और तृतीय में 5D में और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में 6D में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ZnCdHg में जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीट भरा होता है, यानी ये डी ब्लॉक के अंदर तो रखे जाते हैं लेकिन इनको एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं बोला गया है, क्योंकि संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक वो डी जो कक्षक है वो इनकम्प्लीट भरा हुआ हो। अतः डी कक्षक रिक्त नहीं होते। सामान्य अवस्था एवं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूरे भरे होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना गया। पूर्ण पूरित विन्यासों के कारण ZnCdHg रंगहीन होते हैं, यानी कोई रंग भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, तथा ये मुलायम प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनमें पाए जाने वाला धात्विक बंध दुर्बल बनता है।
अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्पेशल जो करेक्टर है उनको। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है N-1D 1 to 10 NS 012। इसका मतलब है N-1 मतलब जो बाह्यतम कोष N है उससे एक अंदर का कोष, उसमें उसका D भरा जाएगा और S बाह्यतम भरा जाएगा, बाह्यतम कोष का। परमाणु क्रमांक 21 से 3D कक्षक की ऊर्जा का मान 4s से कम हो जाता है। इस कारण 3D कक्षक को 4s कक्षक से पहले लिखा जाता है। हम देखते हैं कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लास्ट बोल रही हूँ मैं, 3D1 4s2। और टाइटेनियम का है 3D2 आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार वेनेडियम का 3D3। क्रोमियम का, अब देखो 3D4 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्रोमियम का 3D5 है। क्यों? क्योंकि 4 से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर S से इसमें आ जाता है, इनकी ऊर्जा में अंतर एकदम लगभग कम हो जाता है तो, और ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। दोनों ही जो ऑर्बिटल है वो अर्धपूरित अवस्था में आ जाते हैं और ये ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए क्रोमियम का विन्यास 3D5 4s1 होता है। मैग्नीज का 3D5 4s2, आयरन का 3D6 4s2, कोबाल्ट का 3D7 4s2, निकल का 3D8 4s2। फिर वही कॉपर में होता है 3D9 होना चाहिए लेकिन 3D10 4s1 हो जाता है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। और क्यों? क्योंकि ये 3D10 एक पूर्ण पूरित विन्यास है तो ये ज़्यादा स्थायी होता है। और जिंक का होता है 3D10 4s2। उसके बाद हम देखते हैं परमाणुीय आकार या परमाणुीय त्रिज्या, आकार या साइज कितना बड़ा है क्या है। तो हम देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के में चलने पर तत्वों के परमाणुीय आकार के मान लगभग समान होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जब वो आवर्त में एक के बाद एक बढ़ते हैं तो हमने देखा है कि उनके आकार लगभग समान पाए जाते हैं। प्रारंभ में तो इनमें थोड़ी सी कमी होती है लेकिन मध्य में इनके मान स्थिर हो जाते हैं। संक्रमण तत्वों में डी कक्षक N-1 होते हैं। N-1 में हो जाता है डी कक्षक। इन कक्षकों में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक जो साइज है इसको दो प्रकार के जो बल है वो प्रभावित करते हैं। एक होता है नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। एक न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है और दूसरा होता है सिल्डिंग इफेक्ट। दोनों नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक रिपल्सन फोर्स होता है। नाभिकीय आकर्षण बल, पहला हम देखते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल यह नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य उपस्थित होता है जिनकी दिशा नाभिक की ओर होती है। यह आकार में कमी करने वाला होता है। इसका मतलब है कि नाभिक पर जैसे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इन दोनों में अपोजिट जो चार्ज होते हैं इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, जिससे साइज में कमी होगी, मतलब आकार को ये कम करेगा। इसी प्रकार दूसरा फोर्स होता है परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट। ये इसके नाभिकीय आकर्षण बल है, इसके एकदम अपोजिट होता है रिपल्सन फोर्स है। इसमें क्या होता है, आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं जिससे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का, वो परमाणु का साइज बढ़ता है। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर डाला गया प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यह केंद्र के विपरीत दिशा में है जो आकार में वृद्धि करने वाला होता है। संक्रमण तत्वों में परिरक्षण प्रभाव बहुत अधिक प्रभाव लगाता है। इसके कारण यह नाभिकीय आकर्षण बल के लगभग 85 से 90% तक संतुलित कर देता है, जिसके कारण केवल 10% नाभिकीय आकर्षण ही प्रभावी रहता है। फलस्वरूप आकार में आने वाली कमी बहुत कम रहती है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव
लगभग बैलेंस कर देते हैं आपस में एक दूसरे को, और बहुत कम आकार में कमी होती है और आकार लगभग समान होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो फैक्टर है वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा होता है किसी गैसीय, आयनन ऊर्जा मतलब कोई गैसीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा तो बहुत कम होती है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट में आयनन ऊर्जा के मान पर्याप्त उच्च पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण अधिक होता है। डी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता। क्रोमियम और कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत रूप से अधिक पाया जाता है क्योंकि प्रथम आयनन ऊर्जा के बाद इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्रोमियम 3d5 और कॉपर 3d10 विन्यास ग्रहण कर लेता है, यानी अर्धपूरित और पूर्णपूरित अवस्था में प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देता है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास के स्थायी होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, अतः इनकी आयनन ऊर्जा के मान उच्च हो जाते हैं। यानी कि जब किसी एलिमेंट का जो विन्यास है अर्धपूरित या पूर्णपूरित अवस्था में है तो उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी क्योंकि वो स्थायित्व की अवस्था में है। आयनन ऊर्जा का मान कम होने पर धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं जिसके कारण उनकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है तथा ये प्रबल अपचायक दर्शाते हैं। लेकिन इनके विपरीत डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा के मान अधिक होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते जिनके कारण इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व कम क्रियाशील व दुर्बल अपचायक होते हैं।